नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है इंडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ फिर से आ गया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आप सबके बीच कि आइडियोलॉजी जो कि इटली में फैल गई थी फासिस्ट दल की, उसमें आइडियोलॉजी कैसे उसमें डेवलपमेंट हुई और उसमें कॉर्पोरेटिव स्टेट्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ इटली में अंडर द विच आइडियोलॉजी फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जरिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो उसको करने से पहले हम लोग थॉट ऑफ द डे ले लेते हैं अपना आज का विचार कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें हरा नहीं सकती हैं, अगर जिद है जीतने की तो परिस्थितियां भी झुका नहीं सकती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग मिल के अपना एक अब टॉपिक अपना आगे शुरू करते हैं और उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर जो है आपको काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए। सबसे बड़ी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली अपने साथी देश के साथ ना जाकर अपोजिट देश के साथ गया और उसको वहाँ जाने के बाद 1915 में संधि हुई लंदन की, जिसमें ये संधि में बात की गई कि नहीं, अगर हम सब जीतेंगे तो हम लोग बराबर का हिस्सा दिएंगे सबको, सभी देशवासियों को। तो निष्कर्ष क्या निकला कि इटली ने, मतलब बात क्या बड़ी आ गई कि इटली ने भरोसा करके उन सब के ऊपर साहब अपनी पूरी क्षमता से ज़्यादा सेना जो थी वो युद्ध में उतार दी। लगभग कहा जाता है कि 55,000 की सेना या 65,000 के लगभग की सेना उसने वर्ल्ड वॉर के युद्ध में उतार दी और साथ में अपने देश से जितना धनराशि हो सके उतना का खर्चा वहाँ दिया। मतलब मेन फोकस आ गया था इटली का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के युद्ध को जीतने के लिए। युद्ध जीते, इनके ग्रुप ने युद्ध जीता, मगर युद्ध जीतने के बाद जो शांति समझौता हुआ जो कि हमारा 1919 और 20 के लगभग हुआ, उसमें क्या रहा कि इटली को उसकी जो सोच थी और जो राज्य उसको उसके बेनिफिट थे उनको ना दे के उसको एक डालमेशिया और फ्यूम नामक जो दो टापू थे या महाद्वीप थे या उसके कुछ भाग थे वो उसको दे दिए गए। ठीक है, जिसके कारण क्या रहा कि उसको काफ़ी अब उसको निराशा महसूस हुई कि भैया देखो हमने इतने इनके कहने पे अपन इनका इतना इतना साथ दे दिया और अंत में इन्होंने हमें धोखा दे दिया। जैसे कि आमतौर पे आम जनता के साथ होता है कि भरोसा करके तो सबको समर्थन में दे के जिता देते हैं, मगर अंत में जब उनका काम नहीं होता है तो वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे ही हाल इनका हुआ। तो ये भी हार गए और इनको जीत के भी इटली हार गया, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होने लगी। तो उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे आपसे कि किस तरीके से हुआ, कैसे उसमें फिर बेरोजगारी की समस्या क्यों, क्योंकि अब सारे सैनिक पीछे हो रहे थे। वो सैनिक कह रहे थे भैया अब हमें छुट्टी दो, अब हम लोग अपने देश वापस आना चाहते हैं। अब देश आएंगे तो सैनिक की नौकरी छूटेगी, सैनिक की नौकरी छूटेगी तो भैया वो नौकरी के लिए अंदर देश में आएंगे। तो जब देश के अंदर आएंगे तो देश के अंदर जो बाकी विभाग है उनमें नौकरियाँ ढूंढेंगे। अपनी नौकरी ढूंढने के साथ ही बेरोजगारी की समस्या हर एक परिवार में बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मेडिकल में प्रॉब्लम होने लगी। क्यों? क्योंकि अब सारी दवाइयाँ, सारा पैसा युद्ध पे खर्चा हो गया, तो लोगों के लिए भी ज़रूरतें चाहिए, तो वो उनकी नहीं हो रही थी पूरी, जिसके कारण अब जो वहाँ पे सरकार थी उसको काफ़ी दिक्कतें होने लगी। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे अपना कि उसके कारण क्या थे कि जो इटली में फांसीवाद की डेवलपमेंट होनी हुई या उसका राइज हुआ, उसके क्या कारण थे। पहला कारण ये रहा कि इटली की जनता में असंतोष हो गया। इटली की जनता में असंतोष फैल गया कि भैया अब हम कैसे रहें। क्यों? क्योंकि हमने से जो वादा किया गया था वो वादा हमारा पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग जीत के भी हार गए, तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हुई और इसको निराशा बहुत महसूस हुई। तो इस तरीके से असंतोष इटली की जनता में फैल चुका था। उसको हम लोग देते आर्थिक समस्या जरूर खड़ी होती। अब मान लो मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपने एक दोस्त है उसके साथ किसी की लड़ाई हो रही है, तो मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा उसके युद्ध में, उसकी लड़ाई में लगा दिया, पर नुकसान बाद में क्या होगा? मैंने अपना घर नहीं देखा तो नुकसान मेरे को होगा। तो वही इटली के साथ हुआ। इटली को भी प्रॉब्लम हुई और उसने लगा दी अपनी सेना और बाद में उसको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है समाजवाद का प्रचार। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ी आ जाती है। कैसे? अगर एक विचारधारा या एक पार्टी डाउन पड़ रही है तो उसके अपोजिट में दूसरी विचारधारा और उस पार्टी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है। चाहे कोई भी ले लो, समाजवादी एक इसमें विचारधारा खड़ी हो गई थी और वो इटली में इसका प्रचार कर रही थी। जो उस समय रूलिंग पार्टी थी या दल था, कुछ भी था, उसके अगेंस्ट वो प्रचार करे ताकि मैं सत्ता में आ जाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से समाजवाद का प्रचार चल रहा था धीरे धीरे। उसके बाद विरोधी दल
में एकता का अभाव था। अब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था हर एक छोटे 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 पार्ट में, जिसको हैंग पार्लियामेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारी 2009 में बनी थी, तो उसमें भी हमारी किसी को पार्टी सत्ता नहीं मिली थी, तो उसको भी हमने हैंग पार्लियामेंट बोला गया था। तो वही हाल इसमें हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एकता नहीं थी, वो किसी डिसीजंस पे नहीं पहुंच पाती थी। अगर कोई हम लोग हैं, हम लोग चार लोग हैं, चार मत है, तो हम डिसीजन पे नहीं पहुंचे तो हम बेकार हैं। तो हम लोग उन लोगों के बारे में नहीं सोच पाते थे। तो उस कारण क्या होता है, कोई भी पॉलिसी कोई भी बिल होता था वो पास नहीं होता था। इस कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते सरकार की अयोग्यता। अब अगर सरकार कोई काम ही नहीं कर पा रही तो वो अयोग्य तो है ही है, उसमें योग्यता तो रही नहीं। तो जिसमें योग्यता नहीं रहती है वो सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठता है। ठीक है, तो सीधी सी बात थी कि सरकार जो थी, सरकार की योग्यता होनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी युद्ध हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये बोलता हूँ कि हमारे ये कारण थे कि इटली में फांसीवाद के उद्धार हुए। साथ में मुसोलिनी का योग्य नेतृत्व, उसने जब वो थोड़ा आगे आया तो ये जब सारी समस्याएं हट गई, तो इटली मतलब इटली के जो एक उभर के जो एक आदमी आया, मुसोलिनी था, और उसके योग्य नेतृत्व की वजह से इटली को लगा कि नहीं, अब इसके हाथ में अगर इटली जाएगा तो इटली का विकास अच्छे से होगा। तो उसका हम लोग देखेंगे कैसे उसका विचार बहुत अच्छे से होता है। तो अब हम लोग सबसे बड़ी बात पढ़ेंगे कि इटली मुसोलिनी के अंडर जो फासिस्ट दल था, फासिज्म जो विचारधारा थी जिसको फॉलो करने वाला फासिस्ट दल था, उसका उद्धार किस तरीके से हुआ वो हम अब पढ़ाएंगे। क्योंकि इसके लिए भी भैया देखो मेरे को नोट्स बनाने पड़े थे और बिल्कुल डिटेल में, इसीलिए मैंने ये सारे जगह नोट्स में लिखे हुए हैं, पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको डिटेल में एक बारी कर रहा हूँ। और हाँ, इसकी डिटेल सारी जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो मेरे फेसबुक अतिबल नोट जोन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पे मिल जाएंगे आपको। आप वहाँ जाके पेज को फॉलो किए ताकि और भी आपको मिल सके। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा उस चीज़ का। आइए, सबसे पहले फासिस्ट दल की स्थापना। बिल्कुल 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने फासिस्ट दल की स्थापना कर दी। फासिस्ट दल की स्थापना के साथ ही इसमें एक नई जो एक संगठित किया गया मिलान नाम का एक जो एरिया था वहाँ पे, और फासिस्ट दल को एक नेशन दल मान के उसके हाथ में इटली की सत्ता दे दी गई थी। उसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। ठीक है, समाजवादियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई। मुसोलिनी चाहता था कि सिर्फ एक विचारधारा रहे, उसके अलावा कोई विचारधारा न रहे इटली में। तो उस तरीके से वो जितने भी समाजवादी, जितनी अदर विचारधारा के लोग थे, उनको वो तो कहते हैं तो विचारधारा छोड़ दो और हमारे ग्रुप में आ जाओ, नहीं तो उन पर हिंसक कार्रवाई होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फांसीवाद की संख्या में वृद्धि। ठीक है, अब जो भैया विचारधारा छोड़ेगा तो अब अपनाएगा विचारधारा तो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हुआ कि अब जो बाकी लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, अब वो मुसोलिनी को सपोर्ट करने लगे और उनके में आने शुरू हो गए। तो इस कारण उनकी मुसोलिनी की जो पार्टी की संख्या थी उसमें लोगों के मेंबर की जो बढ़ने लगे थे लगातार। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि। प्रधानमंत्री क्या है, सबसे बड़ी बात तो फासिस्ट दल था, उसमें मंत्रिमंडल समिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसके मंत्रिमंडल को काफ़ी शक्तियाँ दी गई। ठीक है, ताकि वो आगे आगे अपना काम कर सके, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री के पास अगर शक्ति रहेगी तो वो अपने हिसाब से काम कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको दिया गया और मुकाबले कुछ भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी जैसे होने लगा, धीरे धीरे उसमें क्या एक्ट लाएगा, धीरे धीरे चेंजेस लाएगी कि नहीं हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते करते इसमें जो प्रधानमंत्री शक्ति है उसको आगे के विकास की तरफ किया गया। ठीक है, तो सेना को शक्तिशाली बनाना सबसे बड़ी बात। अगर देखिए ये बात इतिहास में भी कही गई है कि जब तक डिफेंस पावरफुल नहीं है तो कुछ पावरफुल नहीं होता। पहले बात ये होती थी। आज हम लोग इकोनॉमिक पावरफुल की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल कोई लड़ाई की कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है। मगर आज हम लोग ये बात बोलते हैं कि इकोनॉमिक पावरफुल है, मगर उस समय जो आज से 100 साल पीछे हम लोग जाएँ तो हम लोग देखते हैं कि सैनिक बल को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। तो मुसोलिनी ने ज़्यादा मेन फोकस अपना सैनिक कर, क्यों बेसिकली ये सैनिक की तरफ से ही निकला हुआ एक ये सोल्जर था। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया। उसका हम लोग देखते फांसीवाद का प्रशासनिक विभागों में पर अधिकार, वहाँ पे उसका अधिकार होने लगा फासिस्ट दल का, और वो धीरे धीरे अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया और अपनी संख्या धीरे धीरे उसमें बढ़ानी शुरू कर दी प्रशासनिक कार्यों में। तो वहाँ पे भी इनकी पॉपुलेशन होने लगी थी। तो उसके बाद धीरे होता है कि अब हम लोग इसके लेंगे सीधी सबसे बात इसकी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या रही थी।
मुसोलिनी की। तो मुसोलिनी की जो गृह नीतियाँ रही हैं कि सबसे बड़ी बात उसमें कि यातायात के साधनों का विकास किया गया, बिल्कुल। मीन्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि हमारा अगर कम्युनिकेशन लोगों से अच्छा रहेगा तो हमारी डेवलपमेंट अच्छे से होगी, हमारा संपर्क रहेगा तो हमारी रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे रहेंगे हर एक देश के साथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो शक्ति और अनुशासन, सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास, अगर अनुशासन नहीं है तो आप बेकार हो, ठीक है। जैसे आर्मी के पास शक्ति भी होती है, अनुशासन भी होता है, तो वो वेल ट्रेंड है, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अगर मान लो हमारे पास अनुशासन है, शक्ति नहीं है, तब भी हम बेकार हैं। हमारे पास दोनों दोनों बोथ हो, क्या बोलते हैं उसको कि बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। वो लोग कॉइन, दो एक कॉइन के दो साइड्स हैं, दोनों के दोनों पहलू जरूरी है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये भी है। निगमों की स्थापना की गई, भैया शहरी इलाकों को देख रेख करना है, उनके तक गवर्नमेंट की सारी व्यवस्थाएं करनी है, जिस स्थानीय स्तर की सरकार बोली है लोकल गवर्नमेंट, तो उनके भी इसने अच्छे से निगमों की स्थापना की गई। जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अब लोग युद्धों में ना पड़ के अपनी जीवन शैली को अच्छे से बढ़ा रहे थे। उनको अपनी मतलब जैसे मतलब कि अब बाहर से भी लोग धीरे धीरे आ रहे थे, जो इटली के लोग बाहर गए थे वो भी इटली में वापस आए, तो जनसंख्या में वृद्धि होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। शिक्षा संबंधी सुधार किए, बिल्कुल। जिन लोगों को शिक्षा में ज़रूरत थी, जिनको ज़रूरत होने लगी थी, उनको मतलब जिनको पहले जितनी शिक्षा में प्रॉब्लम्स थी उनको रिफॉर्म किया गया और उनको अच्छे से वहाँ पे आके इम्प्लीमेंट किया गया, और लोगों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि वो बहुत अलग तरीके से सोच रखता है अपनी। दूसरी बात यहाँ पे है पोप से समझौता। पोप वही बात आती है, जो भी चर्च का हेड होता है वो पोप होता है, ठीक है। पोप का हमने देखा है कि अगर हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी जो सेंट्रल पार्ट था इटली का, उस पर पोप का अधिकार था, और पोप ने ही रोक रखा था इनको, क्या बोलते उसको, कंपेयर करने के लिए, मैं कंपेयर कह रहा हूँ, सॉरी, यूनिफिकेशन करने के लिए। तो उस तरीके से हम लोग थे, पोप से समझौता इसने किया और उनके साथ अपना अच्छे से जैसे रूल चला सकता था किया, ठीक है। क्योंकि रिलीजियस मत भी हमें बहुत ज़रूरी होता है अपने अगर सरकार चलानी है तो, ठीक है। दूसरी कृषि संबंधी सुधार, कृषि के लिए नए नए बीज लेकर आया वो, और उसके विकास के लिए धीरे धीरे उसने काम किया कि कृषि को हम किस तरह से विकास में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे डोमेस्टिक पॉलिसी, फासिस्ट दल का कैसे उद्धार हुआ अंडर द मुसोलिनी, और उसके बाद इटली में कैसे ग्रो किया फासीवाद, उसके कारण में हमने ये 3 कारण बहुत अहम कारण थे इस चैप्टर से जुड़े। इसके बाद इसके हमारे लेफ्ट बचे हैं 3 टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मुसोलिनी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी एंड डाउनफॉल ऑफ मुसोलिनी। ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों वीडियो हमारा पार्ट 2 आएगा, तो उसमें हम लोग लेकर आएंगे टू बी कंटिन्यू। क्योंकि अब मैं एक ही वीडियो में अगर आपको करा दूंगा तो आप खज हो जाएंगे, आप लोग जो होता है आपका मतलब माइंड जो है मिक्स हो जाएगा सारा, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के करेंगे। तो ये वीडियो मेरा ये लास्ट है, तो ये निष्कर्ष हम एंड वाले में देंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें देंगे। हालांकि जब यहाँ तक का निष्कर्ष अगर मैं दूँ तो मैं सिर्फ आपको इतनी बात मैं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी एक रूल होता है तो वो अपने हिसाब से और अपने तरीके से रूल करता है, ठीक है। तो उसमें हम नहीं कह सकते उसकी विचारधारा क्या करती है, उस पर होता है। हिंसक कार्रवाई इसने भी की है, ठीक है, मगर इसने अपनी इटली को जितनी भी बुरी चीज़ें थी वहाँ से साइड निकाल के खड़ा किया, एक देश बनाया है, सभ्य देश जिसे कहा जाता है। तो वो चीज़ के लिए हम सराहना करेंगे मुसोलिनी की, और उस पर हम लोग आपसे बस ये बात बोलेंगे कि इसी तरह हंसते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि धीरे धीरे हम लोग कोरोना से जीत रहे हैं, तो कोरोना से जैसे जीत रहे हैं तो और जीतें, तो हम लोग मिल के इस कोरोना से लड़ते रहेंगे निरंतर, जब तक है जान, जब तक है जान। तो इसी तरीके से जानवरों से प्यार कीजिए। गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो पंछियों के लिए पानी रखिए एक बाउल में या कटोरियों में, क्योंकि वो कहते हैं ना भगवान के डाकिए हैं, इस तरीके से। तो इसी तरीके से बस मैं आपसे विदा लूँगा और आपसे इतना ही कहूँगा कि इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन, किसके साथ, सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।